Hello. Hello, good evening. Hi, Vedant. Good evening. How are you? I'm good. So let's start with the interview. आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ बताइए. So, मेरे 10th standard में I have a 9.2 CGPA on a scale of 10. Yeah. In my 12th standard, I've got a 70.6%. In my graduation, I have 2.91 CGPA out of 4 on a scale of 4. And after my graduation, I have a gap of 8 months. And उसके बाद I have 23 months of work experience from Feb 2021 till now January 2023. And yeah, now I'm looking forward to joining an MBA course. Okay. So quickly tell us what are your converts this year? So मुझे कॉल आया था SIBM पुणे, NMIMS Mumbai, SCMHRD Pune. These were my top three calls, the best of the colleges that I got. And apart from that, I also got calls from XIMB, GIM, GLIM Chennai, IMT Ghaziabad, and some colleges of that range. But I converted SCMHRD Pune and NMIMS Mumbai, and now I'm going to join NMIMS Mumbai. Okay. Congratulations. Thank you. So when was the time that you decided कि अब मुझे CAT की जर्नी के लिए तैयारी करनी है, and how did you decide on PG? सो मैं बहुत कैंडिड रखना चाहूंगा ये, और एकदम अपनी अपने फेलियर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, मेरी जर्नी के थ्रू वो कुछ सीख पाए Correct. उसके लिए। तो क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, बट ऐसा अधिकतर होता है कि स्टूडेंट्स आर वेरी नाइव, दे डोंट नो कि दुनिया कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। सो आई वॉज वन ऑफ दोज नाइव चिल्ड्रन हु जस्ट पास्ड आउट ऑफ कॉलेज इन 2020। और मैं कंफ्यूज था, मतलब मैं अभी भी डिसाइडेड नहीं था कि स्पेसिफिकली मुझे क्या करना है, एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट अ प्लेसमेंट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन कॉलेज। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट। आई फर्स्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, एंड लाइक एनी नॉर्मल चाइल्ड, टाइम, IMS, दीज काइंड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये मेरे दिमाग में आए। तो मैंने इनके बारे में रिसर्च करा, और फिर मेरे एक सीनियर थे जिनने उस साल के लास्ट प्रीवियस ईयर में प्रिपरेशन करी थी। तो शी एक्चुअली ज्वाइंट टाइम, बट उनने उन्हें टाइम में कुछ उतना वो नहीं कर पाए, वो उन्हें बेनिफिट नहीं मिल पाया। और उनने बताया कि उनने EG के यूट्यूब चैनल के थ्रू ही अपनी पूरी प्रिपरेशन करी, और उन्होंने बोला कि मैं अपना पूरा क्रेडिट हनी सर और गौरव सर को देती हूँ अपने उनका कुछ 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था कैट में, एंड शी गॉट अ वेरी गुड कॉलेज। सो तब भी आई वाज नॉट कन्विंस्ड, और मैं बहुत बहुत ज्यादा तब भी रिसर्च कर रहा था। तो मैंने एक डेमो वीडियो देखा हनी सर का, जिसमें वो APGP पढ़ा रहे थे। तो उसमें मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा उनका टीचिंग स्टाइल, और वो काफी मजे के साथ पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चा कनेक्ट कर पाता है पूरी तरह से, लेक्चर में घुस जाता है बच्चा। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी, और उसके बाद मैंने फाइनली EG ज्वाइन कर लिया। एंड 2020 में मैं प्रिपरेशन करता रहा, और सर एक चीज़ कहते थे उस समय, जो मैंने उस समय रियलाइज नहीं करी। मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी अप्रैल के अराउंड, और मई आते तक सर ने एक चीज़ कही थी कि काफ़ी बच्चे होते हैं, 70% बच्चा जो है अगस्त तक अपने मॉक्स जो होते हैं वो सेल करने पे आ जाता है, प्रिपरेशन छोड़ देता है कि मेरे पास मॉक्स रखे हैं, परचेज करने के लिए ग्रुप पे डाल देता है। तो पता कि नहीं, मेरा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं एकदम डेडिकेटेड हूँ। और लिटरली मेरे साथ ये हुआ कि अगस्त तक आते आते तक है ना, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंच नहीं पाई। एंड जब मॉक स्टार्ट होते हैं ना, तब एक असली रियलिटी चेक मिलता है आपको, झटका लगता है कई बच्चों को, वो मुझे लगा, और मैं बहुत डिमोरलाइज होता गया। और तब तब मैं सर से उतना कनेक्टेड नहीं था, कनेक्ट नहीं करता था मैं खुद ही सर से। तो मेरी प्रिपरेशन 1-2 महीने तो ऐसे थोड़ी डिरेल सी हो गई। उसके बाद फाइनली मैंने खुद को पिकअप करा, बट इन कैट ऑल्दो आई स्कोर्ड 94 परसेंटाइल इन QA एंड VA, विच वाज आल्सो नॉट वेरी गुड बट डिसेंट, बट मेरा LRDI का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। और मैंने उसके बाद एक और गलती करी कि सर ये भी बोलते हैं कि कैट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, यू यू जस्ट नीड वन गुड एग्जाम। सर यही बोलते हैं कि सिर्फ आपको एक अच्छा दिन चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एंड दैट इज इनफ। बट कैट के बाद मैं बहुत डिमोरलाइज हो गया, और मैंने बाकी एग्जाम्स पे उतना अच्छी तरह फोकस नहीं किया, बिकॉज ऑफ विच कोई भी डिसेंट कॉलेज में नहीं क्लियर पाया। आई गॉट अ कन्वर्ट फ्रॉम टापमी, एंड आई डेंट वांट टू ज्वाइन दैट कॉलेज, बिकॉज मेरा टारगेट ये था कि या तो मैं अभी एक टॉप कॉलेज को टारगेट करूंगा, या फिर मैं वापस प्रिपरेशन करूंगा। बट जब मेरी 2020 की प्रिपरेशन खत्म होती है, तो मेरा दिमाग इतने लो पॉइंट पे चला जाता है कि मैं प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करने का भी नहीं सोचता हूँ। मैं सर से पूछता हूँ कि सर मेरी ये प्रोफाइल है, और मेरा इस बार कोई भी डिसेंट कॉलेज नहीं हुआ है,
सो सर मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा प्रोफाइल डिसेंट है, टारगेट कैट 2021, बट मैं जॉब स्टार्ट कर देता हूँ। और बहुत सारे कोर्सेज करे मैंने खुद को अपस्किल करने के लिए, एंड कैट से मेरा फोकस थोड़ा हट गया। बट मिडिल ऑफ द जर्नी मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरी फील्ड के हिसाब से और मेरे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डूइंग एन एमबीए फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज वुड बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर मी टू take my career forward. Move forward, yeah. Yeah. So it's around August 2021, that is the next year, I started preparing again for CAT. एंड मेरे पास सर के नोट्स थे बहुत सारे, क्योंकि सर एक चीज और ये भी बोलते थे क्लास में कि कभी नोट्स मत बनाओ, आप हमेशा सर को सुनो क्लास में और उन लेक्चर्स को बार बार सुनो, उससे आपके माइंड में अपने आप वो चीजें चली जाएंगी, और उससे क्या होगा कि आपके फिंगर टिप्स पे चीजें आ जाएंगी, क्योंकि आपके दिमाग में है वो चीज, किसी कॉपी के पेज पे नहीं लिखी हुई है। really helps in mocks because mocks में इतना कम टाइम होता है कि if you don't have everything on your fingertips, you just cannot manage in that time frame because बहुत कम टाइम होता है। और मॉक तो ठीक है, एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर भी डिफरेंट होता है। बट मेरे पास, मैं सर की बात तब नहीं सुनता था, तो मैंने नोट्स बनाए हुए थे, तो मैं नोट्स के थ्रू पढ़ता रहा, और सर का जो यूट्यूब चैनल है वो फॉलो करता था। फिर मैंने बूस्टर कोर्स ज्वाइन किया जो अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है हर साल सर का, तो मैंने वो करा। और बाकी एग्जाम पे भी मैंने इस बार अच्छा फोकस करा। कैट मेरा फिर से बहुत खराब गया, मतलब पिछले बार से भी खराब। लाइक आई स्कोर्ड अ सिंगल डिजिट परसेंटाइल इन एलआरडीआई इन कैट 2021, बट आई केप्ट ऑन गोइंग, एंड मैंने स्नैप और एनमैट पे अच्छा फोकस करा, एंड आई स्कोर्ड 246 इन एनमैट, and that's why I got a call from NMIMS Mumbai. But somehow I got too nervous that I just destroyed that interview. और मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि कितना नर्वस हो गया था उससे पता चलता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक ही पैनलिस्ट का हर बच्चे के साथ इंटरव्यू लेने का तरीका अलग अलग होता है। दैट इज व्हाट आई हैव नोटिस, दैट मे बी पॉसिबल दैट देयर कम्स अ स्टूडेंट ए, उनको बहुत ही प्यार से वो ट्रीट करेंगे और बहुत ही टेबल कर देंगे उन्हें, और फिर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये चीज किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये तो मुझे नहीं समझ आया, बट आई वाज द वन हु वाज ग्रिल्ड बाय द इंटरव्यूअर। ही वाज प्लेइंग अ रैपिड फायर। I think he was trying to test how much pressure I can take, and he was just asking questions quickly, and he was not even letting me complete because he wanted to test that कितना pressure ले सकता है इंसान। And he just asked me a simple question, so tell me that ITC एक ब्रांड है या कंपनी है? और मैं इतना नर्वस था और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी कि I still can't figure out that मैंने कैसे बोल दिया कि मैंने बोला ITC एक ब्रांड, जबकि ITC एक कंपनी है। एंड दिस इज अ वेरी नाइव मिस्टेक टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद मैं बहुत फिर से वही साइकिल वापस आई कि दिस टाइम आई थॉट दैट ओके, नाउ आई हैव टू सिट डाउन एंड एनालाइज व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग एंड सीरियसली डू दैट। So March 10th was the date. I still remember I joined EG again. This time I decided that till the last exam, I will not derail my preparation. And I continued with the best possible consistency that I could. And मैंने अपनी बाकी चीज़ों पे भी काफ़ी काम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंटरव्यू में इतना नर्वस हो गया था। सो आई रियलाइज दैट कहीं ना कहीं माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर लैगिंग बिहाइंड, दे आर नॉट अप टू द मार्क. So I also joined Toastmasters International, which is an international non-profit organization which helps you develop public speaking and interpersonal communication skills. So I joined Toastmasters and I improved a lot in my public speaking. I got a very good mentorship there. There was a person, his name was Commander Ram Prasad Gurung. He had served in the Indian Navy for 16 years, and after that he transitioned into management by pursuing an MBA from FMS. So he was my mentor, and there I also served as a vice president of membership at the club. So that gave me an opportunity to lead, develop my confidence. And along with that, my work was going on, and my preparation was consistent. And that's why at the end of 2022, again coming to CAT, I scored a 98.6 percentile in quants, a 94 something percentile in VARC, but this time also LRDI has been my weakest point since the very beginning. And so this time also I scored around 71 percentile in LRDI. So again, my sectional cutoff was not up to the mark, but I didn't give up. I prepared very well, and in SNAP I scored a 98.97 percentile. In NMAT I improved further and I scored a 259.
out of 360, and in IIFT I scored a 97.66 percentile, Okay. and in SAT I scored 93 percentile, which fetched me an HRM call from XLRA Jamshedpur. And that's been my journey, and I just want to show the students or the viewers one thing. So I would like to take your permission to share my screen for a moment. Yeah, sure. दिस इज व्हाट आई वांट टू शो. दिस इज ये ग्राफ है जो हनी सर ने हमारे ग्रुप में भेजा था. एंड आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये हर स्टूडेंट की एग्जाम जर्नी भी होती है और हर इंसान की लाइफ की जर्नी भी होती है कि आवर Yes. एक्सपेक्टेशन इज कि कंसिस्टेंटली ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है. एक्चुअली Mm-hmm. होता है कि एक स्नोबॉल इफेक्ट टाइप की चीज होती है. Hmm. बार 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 एफर्ट्स करते जा रहे हो, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, पर आपका जो वो एफर्ट होता है ना, वो एक्यूमुलेट होते जाता है, Hmm. and that at some point of time gives you exponential success. Yeah. It is there's a point of time जब आपको लगता है कि things are not going in your favor, तो आपको लगता है you have to give up, अब कुछ हो नहीं रहा है. But that is the point. उसके बाद ऐसा होता है कभी कभी you keep moving forward, वहां से एक upward growth आती है, just like this image that you've shown. And since आपने अपनी जर्नी पूरी शेयर की है, एक अगर इसका जिस्ट निकाला जाए, so it simply means कि आपने 20 में प्रिपरेशन की थी, you gave the exam, 21 you gave, and this is the third attempt, right? And you have taken help from EG in all these years. So one thing was consistent, that you stuck to EG, but you had certain circumstances, you had your own thought process, जिसकी वजह से maybe you couldn't follow the path जो EG ने बताया, और your personal things also, जिसकी वजह से आप उतना अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए जितना अच्छे से you expected. And with trial and error, आपने भी शायद ये सीखा होगा with your own personal journey कि एक consistency, एक लगे रहना, never give up attitude is very important. I think that's why जो आपने third time try किया है, उसमें maybe that was not your day, कुछ मुश्किलें रही, आपको LRDI की नहीं क्लियर हो पाई कट ऑफ. इवन देन जो आपका बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर है, जो आपने इनमैट में भी स्कोर किया, दैट इज नो इजी थिंग, बहुत ही हाई स्कोर है. एंड आई थिंक ये इंस्पिरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी जर्नी से लेंगे. लोग गिव अप कर देते हैं, बट यू आर दिस वन पर्सन जिसने गिव अप नहीं किया थर्ड ट्राई में भी, एंड यू हैव अ रियली ग्रेट कॉलेज. सो आई थिंक ये तो सीखने वाली बात है आपसे. आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही सबसे ज्यादा फेलियर्स होंगे, पर जिस टाइप की गलतियां मैंने करी हैं, उसके बाद भी मुझे, जब मैंने एक सही रास्ता पकड़ा और मुझे जो सक्सेस मिली है, तो फिर किसी को भी मिल सकती है. यू जस्ट नीड टू हैव अ विजन. आई थिंक विजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हनी सर जो है वो इतना एफर्ट देते हैं. इवन गौरव सर एंड शाहजार सर, ईजी में हर एक फैकल्टी इतना एफर्ट देता है कि अगर आप उनका हाथ पकड़ लो और रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद देम, यू विल लैंड अप इन अ डिसेंट कॉलेज. बट उसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास विजन होता है ना, तभी आप खुद को भी खींच पाते हो. क्योंकि कैट एक ऐसी जर्नी है कि आपका मतलब एक समय पे कह सकते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन भी ले आती है. सो वो चीज से अगर आपको निकलना है, तो आपके पास विजन होना चाहिए. आई अग्री. एंड अगेन कंसिस्टेंसी जो आपने भी रखी, और जैसे इस साल आपने कहा कि सर की जो प्रिपरेशन थी, उनकी जो गाइडेंस थी, वो आपने फॉलो की, तो आई थिंक उसने भी काफी हेल्प किया. जो सर मोटिवेट करते हैं कॉन्स्टेंटली, जो टीचर्स की बातें होती है, वो सब कुछ आपने सुना एंड इट वर्क फॉर यू. यस. हनी सर का सबसे हनी सर को मैं भगवान की तरह ही मानता हूँ. मतलब लोगों को ये बड़ा क्लीशे लगेगा, बट हनी सर मेरे लिए, मेरा जो एक गुरु होता है ना हर एक इंसान का, वो गुरु है हनी सर मेरे. वो रेडिएट करते हैं पॉजिटिविटी. मैं उन्हें कई बार बोल चुका हूँ और अभी फिर बोलूंगा कि उनकी आवाज ही मेरे लिए मोटिवेशन, क्योंकि वो जो कनेक्शन बनाते हैं ना स्टूडेंट के साथ, वो डिफरेंट है. क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन नॉलेज है, एंड दे कैन टीच यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. बट एक जो मेंटरशिप होती है, जो स्टूडेंट्स को खींच के मार्च से चालू करके अगले जनवरी के जैट तक लाने का जो एक रोल होता है ना, वो हनी सर की बात ही अलग है. ये तो सही बोल रहे हैं आप. सो देन अब जैसे एग्जाम टाइम आ गया, आपने मॉक्स वगैरह भी दिए होंगे, तो मॉक्स के टाइम पे क्या रहा, आपकी एनालिसिस पे आप फोकस करते थे, और ईजी से आपने क्या क्या पॉइंटर्स लिए अपनी जर्नी में? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहूंगा. पहले क्या होता है कि मेरे साथ क्या था कि मैं 2022 में जब मॉक्स देना स्टार्ट करा ना, तो आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years पहले. पर बहुत बच्चे फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो क्या होता है कि
बहुत वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट भी हो ना अगर, तो पहला मॉक हो सकता है पहले कुछ मॉक्स में वो टाइम के साथ ही एडजस्ट ना कर पाए, क्योंकि वो जो टाइमर ऊपर दिखता है उसका एक अलग प्रेशर होता है। तो वो मेरे साथ नहीं था, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी कैट दे चुका था। तो शुरू में ऐसा हुआ कि तब भी मेरा लो ही आया स्कोर, मतलब आई स्कोर्ड 50 इन माय फर्स्ट मॉक। लोग तो सिंगल डिजिट में भी स्कोर आता है, एंड आई सी देम एंडिंग अप विद 99 परसेंटाइल बाद में जाके। सो जरूरी ये होता है कि आप हर एक कंपोनेंट पे माइन्यूटली एनालिसिस करो। जैसे कि सर बताते हैं कई बच्चों की आदत होती है कि जैसे हमें अगर लिखना है कि 4 × 2 = 8, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बच्चों की आदत होती है 4 × 2 = 8 लिखने की, ऐसा हर एक स्टेप लिखने की। उससे टाइम वेस्ट होता है और उससे आपका टाइम चला जाता है। या दूसरी चीज ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। पुराने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तभी आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और कैट जैट कोई भी एग्जाम ले लो, बड़े एग्जाम जो है दो, कैट और जैट, इसमें हमेशा नए क्वेश्चन आएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। तो एक ये चीज है कि आप सॉल्व किस तरह से करते हो, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। आप कहीं अननेसेसरी चीजें तो नहीं लिख रहे हो जिसके कारण आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज ये कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका कंसिस्टेंटली कम स्कोर आ रहा है, बट आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। तो आप, ऐसा हो सकता है कि आप असाइनमेंट्स में सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट कैट का जब आप मॉक दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है। वो इसका कारण यही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज ये होती है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट में पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कि जैसे कॉन्ट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट से फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, और उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एम्पल वैरायटी देते हैं सर असाइनमेंट्स में, और मॉक्स में भी आपको मिलेगी। आप उन असाइनमेंट्स को बार बार लगाओ, क्योंकि क्या होता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 1000 वैरायटी के क्वेश्चन लगाने से अच्छा मैं 500 क्वेश्चन लगाऊंगा, उसको 3 बार लगाऊंगा, बट वो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा जो कैट में इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी स्पीड डेवलप होने लगती है, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए, लाखों क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है आपका कैट में ना बने आपको। उसका कारण ये होता है कि कॉन्सेप्ट। तीसरा ये होता है कि मतलब कॉन्ट का ये हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। एलआरडीआई में ऐसा होता है कि ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा सेक्शन है। तो इसमें मैं भी ये गलती करता था, और कई बच्चे ये गलती करते हैं कि गौरव सर हमेशा बोलते हैं कि जब तक आपको एकदम ही नहीं बन रहा ना कि यू आर नॉट एबल टू सॉल्व अ सेट, then only you should look at the solution. Otherwise, you should always try to figure out how to solve a set on your own, because उससे आपकी एक हैबिट डेवलप होती है। और लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा है कि यू नीड टू डेवलप योर लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, क्योंकि एलआरडीआई एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हर बार नया सेट आए। मैं 3 बार कैट दे चुका हूँ, और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि कोई सेम ही टाइप के सेट आ गए हों, क्योंकि सिर्फ मैंने ये 3 कैट तो दिए, उसके पहले के 5 कैट के मैंने पास्ट ईयर के पेपर भी लगाए हुए। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि देर इज अ सिमिलर और a very close variety of sets that are coming in subsequent years. तो आपको ये करना चाहिए कि आप सेट को जब तक आपको मतलब एकदम ही ना बनने पे आ जाए, तब तक आपको खुद लगाना चाहिए सेट। और सर के जो टेक्निक्स होते हैं उन्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल DILR में सर एक चीज बताते हैं हमें कि रेशोज, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 रेशोज, 3/4, 10/16, 9/17, 24/23, and you are required to find out that which is the greatest number out of these 4 fractions. So new or beginners will what they will do is they'll start solving, they'll start dividing. But गौरव सर इसकी बहुत बढ़िया टेक्निक्स बताते हैं, 4 टेक्निक्स बताते हैं सर, मतलब हमें 4 टेक्निक बताई। तो आप इस टाइप की टेक्निक्स यूज करते हो ना, तो आपको शुरू में ऐसा लगेगा कि यार क्या है ये, मतलब मैं नॉर्मली भी तो डिवाइड कर सकता हूँ। बट वो जो टेक्निक्स आप सीखते हो ना, उससे आपका टाइम बचता है। जब आपकी उस टेक्निक को अप्लाई करने की प्रैक्टिस बन जाती है ना, तो वो एग्जाम में बहुत टाइम सेव करता है। लॉन्गर रन में पता चलता है एग्जैक्टली कि आपने जो भी ट्रिक्स सीखे हैं अपने टाइम में, वो आपको जब एकदम ही ऐसे माहौल में डाला जाता है जब एग्जाम का प्रेशर होता है, तब एकदम आपको वो ध्यान आता है। इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ, इफ यू नो कि उस कॉन्सेप्ट में क्या किया जा रहा है और वो शॉर्ट ट्रिक भी कैसे यूज हो रही है। यस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, और हमें लगता है यार शॉर्ट ट्रिक से इजी तो मैं डिवाइड करूँ, बट वो शॉर्ट ट्रिक को अगर आप एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको वो इजी लगेगा। बेसिकली ये है कि एक तो आप नए सेट सॉल्व करो, हमेशा जितना वैरायटी हो पाए खुद से सॉल्व करो, और ट्रिक्स सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैट के अंदर, वो है ऑप्शंस का यूज।
मतलब हमें सर ने इतने सारे कैट के पेपर्स एनालाइज करवाए, और सब में ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना वो ऐसे रैंडमली नहीं दिए होते। ऑप्शंस दिए इस तरह से होते हैं कि इफ यू स्टार्ट पुटिंग ऑप्शंस, आपका क्लिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं कि कैट का जो पेपर बनाने वाला इंसान है, ही इज नॉट मेकिंग द पेपर टू रिजेक्ट यू, ही वांट्स यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड वांट्स टू सिलेक्ट यू। सो Yeah. इट्स अप टू यू दैट यू रिकॉग्नाइज दैट और नॉट। सो Mhm. ऑप्शंस इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि कई बार क्लिक हो जाते हैं। लाइक Yeah. देयर आर सम सेट दैट टीटा क्वेश्चंस व्हिच इज टाइप इन द आंसर, Yeah. Yeah. हम नहीं अप्लाई कर सकते, बट Mm. देयर आर मेनी सेट्स इन व्हिच यू कैन यूज द ऑप्शंस। Yeah. एज फार एज द वीआरसी सेक्शन इज कंसर्न, उसके लिए मैं बोलूंगा कि एक अनफेयर एडवांटेज होता है कुछ लोगों के पास, जो लोग शुरू से, जिनको रीडिंग की हैबिट होती है और डाइवर्स टॉपिक्स पे पढ़ा हुआ होता है ना, उनके लिए काफी इजी हो जाता है। Yeah. Yeah. तो अब जैसे कैट के फेवरेट कुछ टॉपिक्स होते हैं, एवोल्यूशन, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स। तो अब इन चीजों में जैसे अब कोई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है जैसे कि मैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स या बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स को समझना और उनका जस्ट निकालना काफी इजी हो जाता है। Mm-hmm. इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आर्टिकल्स पढ़ो। आई थिंक बुक्स रीड करने से ज्यादा अच्छा होता है कि न्यूज़पेपर्स के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो पढ़ो, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के पर्सपेक्टिव्स आते हैं हर दिन, और अलग अलग टॉपिक्स पे आपका एक नॉलेज बेस डेवलप होता है। तो फिर क्या होता है कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ जाता है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वो एक चीज है। और लास्ट चीज वो है कि जो वो वाले क्वेश्चन आता है, ऑड मैन आउट Yeah. और पैरा जंबल्स, तो इसमें इसमें है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन करते हो। कि अब जैसे क्या होता है कि पैरा जंबल में 5 पॉइंट वाले पैरा जंबल्स भी आते हैं और 4 पॉइंट वाले भी आते हैं। Yeah. जनरली 4 पॉइंट वाले, अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, तो उसको सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू 5 पॉइंट्स वाले। क्योंकि क्योंकि ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना फाइव Yes. वाले Yes. पैरा जंबल। Yes. Yes. तो सो वही शाहजार सर भी बोलते हैं कि फाइव फाइव पॉइंट्स वाले जो है उनको Mm. पहले पकड़ो। आप पहले Mm. सबसे पहले तो ऑड मैन आउट वाले पे फोकस करो, क्योंकि उसमें आपको खाली एक ऑड मैन आउट ढूंढना है Mm. और आपका गेम बन जाएगा। और पैरा जंबल्स आप सबसे आखिरी में करो, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि पैरा जंबल्स में आपकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का होता है इस वाले सेक्शन में, वो होता है पैरा समरीज। क्योंकि आप आरसीज पढ़ के ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि Mm. आपको है ना जिस निकालना आ जाता है, समरी Mm. समझ में आ जाती है एक Mm. पैसेज की। तो उससे काफी मदद मिलती है कि या हाँ. So now that we've covered CAT, let's quickly talk about the OMETS, जिसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है एंड मैथ में इतना अच्छा स्कोर है, तो व्हाट वुड यू थिंक कि आपने प्रेपरेशन की, आपने ईजी की हेल्प ली, वहां से मॉक्स किए, और ये जो एक शिफ्ट होता है कैट से इन मैथ या स्नैप में भी या सैट में भी, सो आपने वो काउंटर कैसे किया? तो अगर एनमैट की बात करें तो सर ने एक बढ़िया चीज बताई थी, जो कि मैंने सुनी उनकी बात और वर्कआउट करी। उन्होंने बोला था कि आप लोग है ना, सर ने हमें एनमैट हम लोगों को ईजी वालों को 30 अक्टूबर को दिलवा दिया था, 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में। और उनका कहना ये था कि एनमैट इज एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आप कि थोड़ा इजी है, एक तो मेरे हिसाब से कैट से तो काफी इजी होता है। तो अगर आपने एनमैट में बढ़िया स्कोर कर दिया पहले, तो कैट के पहले आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो भाई, एक बढ़िया एनएमआईएमएस मुंबई, एक बढ़िया कॉलेज तो सेट हो गया है। हम्म. आपको वो कॉन्फिडेंस कैट में हेल्प करेगा, जो थोड़ी सी आपकी नर्वसनेस को कूल डाउन करेगा। हम्म. इन केस फ्लिप साइड, अगर आपका एनमैट में नहीं आता अच्छा स्कोर, तो फिर आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, और कि ठीक है, मुझे इससे लर्निंग मिली है कि मुझे नर्वस नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है, एनमैट इज अ स्पीड टेस्ट, उसमें Yeah. डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं होता है, Yeah. क्वेश्चन टाइम कम होता है। हम्म. तो उसमें है ना, अगर आप नर्वस हो गए और एक क्वेश्चन हम्म. में अटक गए, तो गेम हो। हम्म. वहां से आप ये लर्निंग ले सकते हो। सर ने बोला कि मुझे फंसना नहीं है कहीं पे भी, तो वो लर्निंग जाके आप कैट में अप्लाई करोगे, तो दोनों ही तरीके से हाँ, कैट में बेनिफिट होगा। तो बेनिफिशियल वो एक रहेगा. चीज काफी अच्छी वर्क करी। फिर कैट में जब मैंने दिया, तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने क्वांट में अच्छा स्कोर करा, 98%, 98.6%। सो ऑल्दो मेरा एलआरडीए इस बार भी अच्छा नहीं गया, बट आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि यार बाकी एग्जाम्स में एलआरडीए नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है कि कैट जैसी एलआरडीए जो बाकी एग्जाम्स में है ही नहीं, कॉन्ट्स है, और कॉन्ट्स में अच्छा स्कोर मैं कराऊँ, इसका मतलब हम्म. कॉन्ट्स के लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने आगे अप्लाई करा। हम्म. And उसी से मतलब मुझे काफी मदद मिली, क्योंकि कैट का जो कॉन्ट होता है वो इस टाइप का होता है कि अगर आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, तो बाकी एग्जाम आपको easy है। यस यस यस. तो सो जो आपकी प्रेपरेशन कैट के लिए थी, उसने आपका इनमैट में भी हेल्प किया था.
हाँ, even Snap, IIFT, that, everything. ओके सो बिकॉज एज यू सेड कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, आपने शुरू से फोकस किया कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, एंड यू नो इवन मॉक्स के टाइम पे जो आपने एनालिसिस किया, यू फोकस्ड ऑन क्लियरिंग योर बेसिक्स, दैट्स व्हाई आपको हेल्प मिली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में, इवन दो नॉट कैन बट अदर एग्जाम्स जिसमें आपका अच्छा स्कोर आया. Yes, exactly. Because concepts, as I told you, that if you have good, strong concepts, you Yeah. will be able to solve new questions. Yeah. That's what you need to do. Yeah. So you know after you get done with all of these OMET exams, आपके जैन में इंटरव्यूज चालू हो जाते हैं, तो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन आपने की होगी, आपने कहाँ से की वो प्रिपरेशन? तो सर के दो कोर्सेज होते हैं. एक तो फुल फ्लेजेड GDPI का कोर्स होता है उन लोगों के लिए जिनके पास टॉप IIMs के और XLRI, FMS, इस टाइप के कॉलेजेस के कॉलेज, SP जैन, MDI गुड़गांव, Yeah. उस टाइप के लिए होते हैं. तो उसके लिए काफी डिटेल्ड प्रिपरेशन चाहिए होती है, बिकॉज दोज इंटरव्यूज आर ऑल्सो वेरी डिटेल्ड. लाइक मुझे लगता है कि IIM बैंगलोर के इंटरव्यूज तो इवन 30 मिनट्स के भी होता है, 45 मिनट्स के भी हो जाता है. Yeah. वो चीज है क्या. पर दूसरा जो कोर्स होता है दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर Tier 2 कॉलेजेस एंड कॉलेजेस लाइक NMIMS, Yeah. SCMHRD, SIBM पुणे. So, आई हाँ, ज्वाइंड दैट symbiosis. कोर्स. और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सर के पास हर इतना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है कि सर के पास हर कॉलेज के बढ़िया बंदे हैं जो कि आपको गाइड करते हैं. सो वो जो मेंटरशिप मिलती है उस कोर्स में कॉलेज स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं, वो काफी हेल्प करती है. जैसे कि मेरे पास SIBM पुणे, SCMHRD और NMIMS के कॉल्स थे, तो हर एक इन तीनों में से हर एक कॉलेजेस के एक्स स्टूडेंट्स अवेलेबल थे जिनने मेरा उस कॉलेज के स्पेसिफिक इंटरव्यू ली, मॉक इंटरव्यूज ली. तो उन्होंने मुझे काफी यूजफुल इंसाइट्स दी कि ये स्पेसिफिक कॉलेज के प्रोफेसर क्या चीज देखते हैं, किस तरह से इस कॉलेज के बारे में क्या खास है, क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, आपकी रिसर्च में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीज. फिर ग्रिलिंग की, जैसे आशरफ शाह जो हमारे EG के इसी कोर्स में मेंटर है, एंड EG से ही पढ़े हुए स्टूडेंट है वो, और वो NMIMS मुंबई से पास आउट है. सो उनने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था NMIMS के लिए, एंड ही स्टार्टेड ग्रिलिंग मी एंड जस्ट टू गिव मी एन एक्सपीरियंस की एक्चुअल रियलिटी में कैसा हो सकता है. सो वो भी एक चीज बहुत जरूरी होती है कि जो वर्स्ट के सिनेरियो है वो आप मॉक इंटरव्यूज में ही फेस करो, ताकि एक्चुअल इंटरव्यूज में ऐसा कुछ हो तो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर यू. तो वो चीज ने काफी हेल्प किया, और मुझे काफी अच्छी इंसाइट्स बताई थी काफी सारे मेंटर्स ने, कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू फॉर अ कॉलेज, उनके कोर्स स्ट्रक्चर को गो थ्रू करो एंड try to connect your background, academic background and professional background with the subjects that are taught in that college's curriculum, and try to align your background with those subjects, ki how those subjects will help you improve even further and build your career. So I used that, and the interview was very impressed with that. And another thing was that I don't remember right now, but ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंसाइट्स उन्हें बताई कि स्पेसिफिक, मतलब कॉलेज स्पेसिफिक. SCMHRD एक चीज पे फोकस बहुत करता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू लर्निंग. सो उसके बारे में मैंने काफी कुछ पढ़ा SCMHRD में, और जब मेरा SCMHRD का एक्चुअल इंटरव्यू हुआ तब मैंने बताई, और ही वाज रियली इम्प्रेस्ड. ये चीज होती है कि कॉलेज स्पेसिफिक स्टूडेंट से मेंटरशिप लेने के कारण आपको एग्जैक्टली पता होता है कि व्हाट दिस कॉलेज लुक्स फॉर. सो वो एक बड़ा बेनिफिट मिला मुझे. एंड यू नो अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपका NM मुंबई का इंटरव्यू था, एंड सिम्बायोसिस के लिए भी आपने जो इंटरव्यू दिया था, और आप अपने रियल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए. कैसा था वो इंटरव्यू? वाज इट ग्रिलिंग? हाउ मच टाइम डिड दे टेक? एंड यू नो कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट? Okay, so I'll start with SIBM Pune. It was my first interview, and as soon as I started, he said that tell me something about yourself, and in that I included my educational background, my family background, my professional background, my hobbies, and my mentors gave me a very important insight that you need to give nudges to the interviewer to drive the interview yourself. Otherwise, the interviewer will drive the interview, and there are chances that you might be caught up. So I got caught up in this interview. So he told that you have a very good experience in digital marketing. You have done courses in digital marketing also.
and you like video editing also, because I mentioned that it is one of my hobby, because I run a YouTube channel also. So Yeah. he said that आप multimedia में MBA क्यों नहीं कर लेते? वो तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए. So I said that कि I am more interested to the core business side of things and not multimedia as such. So I think that I will get a much more holistic experience in a proper MBA, which is focused on the business side of things. So he was not convinced. वो बोलते हैं कि ठीक है ना, मल्टीमीडिया एमबीए में आपको बिजनेस का भी नॉलेज मिल जाएगा और मल्टीमीडिया का आपका पैशन भी फुलफिल हो जाएगा. सो एंड आई नेवर मेंशन दैट इट वाज माय पैशन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई ट्राई टू again stick to my point that I am interested more in the business side of things and not in the multimedia side of things. I pursue video editing as a hobby and it might give me an edge somewhere or the other, but it's my core focus. So still he was not very satisfied with my answer, and then he started asking me about some current affair. He gave me a chance to choose one current topic and describe it. So I chose the topic of global recession, because in the developed countries, as inflation was on the rise, so they started increasing interest rates to control the inflation, which was leading to a possibility of an economic slowdown. So I spoke up on this. Then he asked me that what are your other calls, etc. And then we were shifted to the I was shifted to the other panelist, and she asked me questions relating to my work experience, what was my contribution, my unique to the organization that I work for. And she asked me about the industry that I have worked in, how things work out in the outdoor advertising industry. So I explained about that, and there were two other panelists also, and their video was switched off. I assumed that they also focused on observing the body language and the side of things of the student, and that was it. And I was waitlisted for SIBM Pune. Coming to SCMHRD Pune, it was a very, very smooth interview process. As soon as I entered, there were two panelists. One was an aged panelist. He might be 60 plus, and one was a middle-aged panelist, and both were very polite and very, very free-flowing. So sir started, the aged panelist started, and he first made me very comfortable. He asked me that, so you are from Bhopal? Oh, वहाँ का मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा होगा अभी, और ऐसा, और मतलब कंफर्टेबल कर दिया. उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है, और वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि वो ये पूछते हैं कि हर बिजनेस में एक बिजनेस प्रोसेस होता है, हर चीज़ को करने का एक प्रोसीजर होता है कंपनीज के अंदर. आप ये बताओ कि आपके आने के बाद से, या आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के कोई 4 प्रोसेसेस में कोई मेजर चेंज आया हो. इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा उन्होंने. तो आई एक्सप्लेन दैट, एंड देन ही आस्क्ड and then just let me remember. हमने पूछा कि हाँ, कि you are coming from an outdoor advertising background, so why do you want to switch into a corporate business world from an outdoor advertising agency? They wanted me to justify that transition into the corporate world. So they asked me outright that after MBA, will you go back into the advertising industry, or will you try to build your career in the corporate world? So I said that the course that I am pursuing is preparing me for the corporate world. And after my MBA, I want to gain exposure in the corporate world, because that is what I will be taught about, and I will be able to apply my skills and gain experience and achieve growth in my career. So then he also asked me about the courses that I had pursued. I pursued 2 professional courses in digital marketing. He was very interested in that. He asked me questions relating to digital marketing. For example, how do we calculate the return on ad spend? What is SEO? What are the 2 types of SEO? Because I think that he was very, he had a good knowledge about digital marketing. So he also knows that there are 2 types of SEOs, that is on-page SEO and off-page SEO. So I was able to describe that very well. And then there was an extempore in which he gave me 2 words and asked me to speak on those 2 words for 1 minute. And then after 1 minute, he changed one of those 2 words and then asked me to speak for 1 more minute. So this is here what Toastmasters comes in, because in Toastmasters we have weekly meetings every Sunday,
Yeah. And there is an activity in Toastmasters which is called impromptu speaking, which means that you get a word on the spot and you need to immediately start speaking on that word without any Mm. preparation. And Mm. from the last 1 year, I was doing this, like Mm. one word and start speaking immediately. So Mm. they gave me two words, market and solution. No, market and problem. These were the two words. And I was able to speak very fluently for 1 minute. Then he removed the word market, and uh, he gave me a word like solve. No, he removed problem and he said that speak on market and solve. And then I spoke for another 1 minute, and yeah, he greeted me that it was very nice Mm. talking to you, Vedant. And I knew that this is the interview that will be definitely converted because I could sense it. Okay. NMIMS, in NMIMS also it was a physical interview because NMIMS was one of the few colleges who shifted to the offline mode of taking the interview process. So in NMIMS, there is a very different process. There is weightage to everything. There is a 50% weightage to your NMAT score. Then they take another critical thinking test, which is called Watson Laser test, Yeah. which carries a 20% weightage. Then they have 10% weightage for work experience, 10% weightage for personal interview, 5% for academics, and 5% for, I think, extracurriculars. Or I don't remember clearly, but yeah. So so when I went there, I gave the Watson laser test first, and then I was the last person on the day to be interviewed. But still, the panelists were very fresh, and it was a very smooth experience. Mm. The questions were very similar to my SCMHRD interview. They Okay. first started off with my work experience. Then they asked me about the courses that I had pursued because I mentioned all this in my SOP. So basically, Okay. Yeah. It yeah, was SOP based. yeah. So I put only those points in my SOP about Mm. which I was very well prepared and I had a Mm. lot of clarity on. So Mm. that really helped. And they also asked me about my hobbies. Okay. And I told that I run a YouTube channel and I make videos based on footballing events. So he Okay. started asking me about football also, which is your favorite player and which is your favorite team. Yeah. Explain me about the offside rule. What is the offside Mm-hmm. rule? Mm. So that interview was very light. And as my mentor told me that you need to give nudges to the interviewer to drive the interview. And in these two interviews, I was able to very well provide the nudges to the interview to Yeah. decide the flow of the interview myself to some extent. Mm-hmm. So yeah, Okay. So, all both these interviews, if we talk about जो आपने convert किए हैं, ये आपकी profile based है, not very academically based. They were more on the lines of your recipe and your profile, your work experience, and the kind of certified courses that you've done and everything, right? right, So right. you felt that you fared well in both these, and it went quite smoothly. So that's how you converted. Yes, yes, yes. There Yeah. was no grilling at all in these interviews. Yeah, in SIBM Pune, there was a little bit of grilling on that issue that why don't Yeah. you pursue an MBA in multimedia? But the other two interviews were very smooth. So yeah, and I also gave my interview for XLRI HRM, Yeah. which was a very bad experience for me because I was not able to connect my background with why I would want to do an HR MBA. Although I did not want to do an MBA in HR, and anyway, I was not very focused on taking up the HRM program of XLRI. But yeah, That was one thing, happens in one thing or the other. But the kind of colleges that you have converted are pretty good. आपने जैसे बताया, you have been very consistent. Your scores in NMAT, in SNAP, and the kind of interviews. So सबसे, everything combined. अच्छा आपका performance भी रहा है in written and as well as your interviews, and you've converted them. So many congratulations on that. And thank you so much for sharing your insights. We are really glad कि आपने ये interview किया हमारे साथ. And there would be many more students out there जिनके similar doubts होंगे, and जिस तरह से आपने अपनी profile and journey explain की है, I'm sure they will really be helped in one way or the other. yeah. Thank you so Yeah. much. I would like to bring up one more points which I think Yeah. that would be useful to the students. Just give me a moment. Yeah. Yeah. So मतलब कैट कैट एक ऐसी जर्नी है कि इसमें ना मेंटल कंडीशनिंग आपकी बहुत जरूरी है.
तो मेंटल कंडीशनिंग कैसे करें, तो वो एक चीज को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए चीजों को एक्सेप्ट करने की, जो कि आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद दी है। बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, पर ये बहुत ही ज्यादा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर भी होती है लगभग, कि आपके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए चीजों को एक्सेप्ट करने की, उस तरह से आपकी मेंटल कंडीशनिंग होनी चाहिए। Yeah. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके पास मेंटल कंडीशनिंग नहीं है ना, तो वो जिस कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, कंसिस्टेंसी आप नहीं कैरी कर पाओगे अगर अगर आप मेंटली खुद को समझा नहीं पाते हो कि मुझे लगे रहना है आगे तक। तो तो वो मेंटल कंडीशनिंग ऐसे डेवलप होती है कि फेलियर्स को देख के, कि जैसे आपका मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो आने दो, बट आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कभी भी कि स्कोर क्या आ रहा है मॉक के अंदर। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या स्पेसिफिक चीजें ऐसी हैं जो जो मैं जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट होता है ना, वो ये नहीं करता है। तो वो चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कम आ रहा है स्कोर तो आप डीमोटिवेट हो गए। आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि एनालिटिकली सोचना, एक्सेप्ट करना कि Yeah. ये चीजें मेरी गड़बड़ हो रही हैं और ये चीज मैं सही कर सकता हूँ। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज ये भी होती है कि हनी सर जो है हर एक स्टूडेंट के साथ पर्सनली कनेक्टेड होते हैं, मतलब हर एक बच्चे का नंबर सेव होता है उनके पास। और मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पापा तो ये भी पूछते थे कि तुम्हारे जो टीचर है ये सोते कब है। हनी सर का ऐसा है कि मतलब एक बार मुझे याद है कि नंबर सिस्टम की क्लास चल रही सुबह से, सुबह 10 बजे से हमारी क्लास चालू हो गई है नंबर सिस्टम की। आई थिंक अलजेब्रा का फुल रिवीजन करवाया था एक बार सर। तो सुबह के 10 बजे से क्लास शुरू हो गई है और 8 बज गए शाम को। एक बच्चा कमेंट करता है कि सर अब दिमाग काम करना बंद कर दिया एकदम। तो सर बोलते हैं कि अच्छा दिमाग काम करना बंद कर दिया, अब दिल से पढ़ाई करो, इसलिए मैं तुम्हारी 12 घंटे की क्लास ले रहा हूँ कि तुम बैठना सीखो। तो हाँ, तो इस टाइप का डेडिकेशन होता है हनी सर का बच्चों को लेके। बच्चों से ज्यादा मेहनत, कई गुना ज्यादा मेहनत वो करता है। तो बच्चे के पास है ना मेंटल कंडीशनिंग होनी चाहिए इस बात की कि वो हवा में ना उड़ जाए बच्चा। मतलब बच्चे में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए टू एक्सेप्ट हिज और हर शॉर्टकमिंग्स एंड टू एनालिटिकली अप्रोच दिस Yeah. एग्जामिनेशन। अप्रोच इज व्हाट डिसाइड्स योर स्कोर। Yeah. सो ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। आप और एनालिटिकली सोचना कि ये चीज गड़बड़ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज के रूट कॉज में घुसते हो ना, तो आपको समझ में आ ही जाता है कि ओके दिस इज द रूट कॉज। और जब Yeah. आपको रूट पता चलता है तभी आप इंप्रूव कर पाते हो, ना आप गोल 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 घूमते रहोगे, यू जस्ट कीप ऑन बीटिंग अराउंड द बुश। Yeah. तो या ये एक चीज है कि मेंटल कंडीशनिंग पे फोकस होना चाहिए, विजन होना चाहिए और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। Thank you so much for your guidance, and I'm sure कि हमारे जो भी aspirants आपको देख रहे होंगे will learn something from your journey, और आपने जो भी insights, जो भी guidance दिए उनको, it will really help them going forward. थैंक यू सो मच। Thank you for being with us. Thank you.